बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख कर दिया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। इसका टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नाज़रीन इकराम, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। जिसका मतलब ये है कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो सिर्फ अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलात और आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नाज़रीन किराम, इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। वो आइलैंड हैं जिन पर आज तक किसी ने कोई कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि कोई शख्स अगर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, इस शख्स ने हादसाती तौर पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोज सल्वाडोर एल्वीरंगा नामी इस शख्स ने बनाया था। नाज़रीन इकराम, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। नाज़रीन इकराम, ये बात 2012 की है जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोज एल्वीरंगा रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था। नाज़रीन इकराम, और ये एक तजर्बाकार मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ अपनी छोटी सी बोट पर फिशिंग के लिए रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर कोई ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। नाज़रीन इकराम, अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना ले जाने वाले जोज को कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको सिटी के साहिल से 120 किलोमीटर गए और अपना जाल समंदर में फेंक दिया। नाज़रीन इकराम, उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ भागने लगे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज भगाते हुए सुबह के 7 बजे अब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। नाज़रीन इकराम, उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने काम करना छोड़ दिया था। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन तब्दील करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। नाज़रीन इकराम, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से राब्ता टूट गया था। नाज़रीन इकराम, जोज अपने एक साथी के साथ अभी शौक में ही था कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। नाज़रीन इकराम, इस हादसे को भी 5 दिन गुजर चुके थे और हुआ यूं कि जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर हवाओं ने दूर धकेल दिया। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से ही स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज और उसका साथी बुरी मुसीबत में फंस गए थे।
नाज़रीन कराम, और उनको अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब सिर्फ 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। नाज़रीन कराम, समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने पानी का बंदोबस्त ये किया कि समंदर का पानी पीने की बजाय उन्होंने पास ही समंदर में तैरने वाली एक प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, जब बारिश होती है तो वो पानी भर लेते, और जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल का खून पीते थे। नाज़रीन कराम, और वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरने लगे और फिर महीने। नाज़रीन कराम, जिस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोज का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोज के पास कोई नहीं था, और वो चारों तरफ से घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। नाज़रीन कराम, समंदर के इस गहरे हिस्से में कोई न था, यहाँ तक कोई कार्गो शिप भी इस हिस्से से कभी कभार ही गुजरती थी। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे, और इस दौरान जोज अपने साथी को भी खो चुका था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। नाज़रीन कराम, एक दिन जोज को समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती हुई नजर आई। पीछे 6 माह में वो अपनी पहली शिप को देख रहा था जो उसके पास से गुजरी थी। नाज़रीन कराम, और ये मंजर देखते ही उसे जिंदा रहने की उम्मीद वापस उसकी जागने लगी, और जोसेफ जो था उसने कार्गो शिप की तरफ हर किस्म के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई, और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। नाज़रीन कराम, इमेजिन करें समंदर के दरमियान में एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब जिंदा रहने और जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोज अपनी छोटी सी कश्ती पर 8000 किलोमीटर सफर कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे, और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट मौजूद थी। आखिरकार वो घड़ी आई गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोज ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है। नाज़रीन कराम, जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं, वो यही सोच रहा था, और थोड़ी देर के बाद ही उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे खो ना जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। नाज़रीन कराम, पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था, और वो भी आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया। इसमें वहां का एक लोकल आदमी मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोज का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबोन अटल कहा जाता है। नाज़रीन कराम, और ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है, और ये भी जोज की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोज से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो वो अगला स्टॉप उसके फिलिपाइंस में होता, और इस आइलैंड से भी मजीद 500 किलोमीटर दूर होता। नाज़रीन कराम, वहां से जोज को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही उसे एक और मुसीबत ने घेर लिया। वापस पहुंचने पर जोज ने 438 डे के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोज पर अपने साथी को मार कर खाने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया, वही साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड की थी। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या जोज ने वाकई ही अपने साथी को मारा था या उसने सुसाइड की थी? नाज़रीन कराम, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।